सभी को नमस्कार। अपने सामाजिक विज्ञान में 6 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे एक तो 7वें लेसन को लेके और एक 8वें लेसन को लेके। तो पहले 7वें लेसन की चर्चा करते हैं। अब देखो अपन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं जो अपना पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग अपन ने 7वें लेसन के वीडियो बनाए थे। टोटल कितने? 5। पहला जो वीडियो बना था उसमें अपन ने 2% लिए थे, विधानसभा की रचना व संगठन और विधान परिषद की रचना व संगठन। दूसरे वीडियो में अपन ने विधानमंडल के गठन व शक्तियां मतलब इसके कार्य व शक्तियों का उल्लेख किया था। तीसरे वीडियो में अपन ने राज्यपाल के कार्य व शक्तियां देखी थी। चौथे वीडियो में अपन ने राज्य मंत्रिपरिषद के कार्य व शक्तियां देखी थी। 5वें वीडियो में अपन ने उच्च न्यायालय का संगठन व क्षेत्राधिकार देखा था। अब नए सिलेबस की अपन बात करें, ये कंप्लीट आपके नए सिलेबस में भी दे रखा है। इन 6 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके नए सिलेबस में से हट चुका हो। इसका मतलब जिम्मेदारी तो अपनी सभी प्रश्नों को याद करने की बनती है। अब नए सिलेबस में नए पैटर्न में अब की बार जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें अपन बात करें तो ये 7वां लेसन होगा आपके कितने नंबर का? 8 नंबर का। कितने नंबर का लेसन आएगा? ये 8 नंबर का लेसन होगा। अब इस 8 लेसन में ये जो 8 नंबर का लेसन है, इस 8 नंबर में से एक प्रश्न तो होगा आपके बड़ा प्रश्न और वो होगा कितने नंबर का? 6 नंबर का। समझ गए बात? 2 प्रश्न होंगे छोटे प्रश्न जो होंगे आपके 1-1 नंबर के, मतलब 1-1 नंबर के तो 2 प्रश्न और एक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। 6 और 2 8, मतलब कितने नंबर का होगा? बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर का लेसन होगा। कौन सा? 7वां लेसन। तो अब देखो छोटे प्रश्न तो 1-1 नंबर के आप लोग खुद अपने तरीके से याद करोगे। एक बड़ा प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, बड़े प्रश्न के लिए कौन सा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। बड़े प्रश्न में पहले तो ये सुनना आप, ये जो बड़ा प्रश्न आएगा ना अपने 6 नंबर का, उसमें अपने हाथों में प्रश्न आएगा, मतलब अपने पास ये चॉइस होगी, अपने पास ये ऑप्शन होगा कि अपन इनमें से कोई सा एक करें। तो अथवा में आएंगे टोटल 3 प्रश्न, जैसे क्वेश्चन 1 अथवा करके आ गया, क्वेश्चन 2 अथवा करके आ गया, क्वेश्चन 3, मतलब 3 प्रश्न आएंगे। 3 में से कोई सा एक प्रश्न अपने को करना पड़ेगा इस लेसन का, और वो एक प्रश्न जो करना पड़ेगा वो प्रश्न होगा अपने कितने नंबर का? 6 नंबर का। अब मैं तुम्हें महत्वपूर्ण प्रश्न बता देता हूं, कौन कौन से प्रश्न आपको इस लेसन में से याद करने हैं। आप चाहो तो बड़े प्रश्न के लिए शुरू वाले इन तीनों प्रश्नों को छोड़ सकते हो। आप चाहो तो इस राज्य मंत्रिपरिषद के कार्य व शक्तियों को भी छोड़ सकते हो। अब आपको 2 प्रश्न तो ये याद करने इस लेसन के, मैं बात कर रहा हूं पहले ताकि तुम्हारा 6 नंबर का प्रश्न ठीक हो जाए। उसके लिए आपको 2 प्रश्न तो ये याद करने हैं जो दोनों महत्वपूर्ण है, राज्यपाल के कार्य व शक्तियां, उच्च न्यायालय का संगठन व क्षेत्राधिकार। समझ गए बात? हालांकि मुझे जहां तक लगता है 99% संभावना है दोनों भी नहीं है ना, तो एक तो कोई सा ही जाएगा। और अपने को तो एग्जाम में करना भी कितना है? एक ही प्रश्न करना है, लेकिन इसके साथ ही एक प्रश्न आप और याद कर लेना। वो प्रश्न कौन सा है? मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां। ये क्वेश्चन है मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां। देखो ये वाला प्रश्न मैं आपको याद करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न है, आप थोड़ा सा सोचो तो आपको याद है पहले से। हालांकि मैंने करवाया नहीं ये प्रश्न आपको पहले, लेकिन फिर भी 100% आप लोगों को याद है ये प्रश्न। कैसे याद है सुनना। अभी अपन 7वें लेसन की चर्चा कर रहे हैं। पार्ट 6 में अपन ने एक क्वेश्चन देखा था, कौन सा? पार्ट 6 का प्रश्न लिख रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां। समझ गए बात?
सेम जो अपन ने प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियों में अपन ने 5 पॉइंट लिखे थे ना, वो 5 पॉइंट ही आपको इसके याद करने। सेम आंसर होगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ प्रधानमंत्री के जो 5 पॉइंट थे वो के वो 5 पॉइंट किसके आएंगे, मुख्यमंत्री के आएंगे। अब सुनना, बस फर्क ये होगा, जहां जहां इस प्रश्न में अपन ने प्रधानमंत्री लिखा था, अब उस प्रश्न में प्रधानमंत्री की जगह अपने को क्या लिखना है, मुख्यमंत्री लिखना है। एक लास्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट अपन ने इसमें लिखा था लोकसभा का नेता। लोकसभा की जगह यहां इसके आंसर में लिखेंगे अपन विधानसभा का नेता। समझ गए बात। एक बार और मैं इस क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन कर देता हूं। ये आप समझ चुके होंगे शायद, आपको 3 ही प्रश्न याद करने हैं। 100% मान के चलना, तीनों में से तीनों हो सकता है, ऐसे कैसे आ जाए, तीनों भी नहीं आ जाए तो हो सकता है 2 आ जाए, 2 भी नहीं आए, अपने को तो एक ही तो करना है ना। आप ये 3 प्रश्न याद करना, केवल 1% तो 100% इनमें से आना ही आना है, और 1% ही अपने को एग्जाम में करना है। लेकिन इतना सा ध्यान रखना, अपना 6 नंबर का प्रश्न, फिर बचे अपने 1-1 नंबर के प्रश्न। तो 1-1 नंबर का प्रश्न याद करने के लिए हो सकता है इनमें से ही कोई से 1-1 नंबर के बीच में से प्रश्न आ जाए। अब हो सकता है 1 नंबर का प्रश्न आपको वहां से मिल जाए, कहां से, विधानसभा और विधान परिषद का जो संगठन था ना, पहला और दूसरा प्रश्न, उसको एक बार रीडिंग जरूर मान लेना, वहां से 1-1 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। ये प्रश्न सुनना, आपको कैसे क्या करना है, इन 3 प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले, ये 3 ही प्रश्न आपको इस लेसन से याद करने हैं। फिर देखो इसका थोड़ा सा उल्लेख करते हैं अपन। अब 6वें लेसन में अपन ने क्वेश्चन किया था प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। अब इस लेसन में अपन बात करें मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां। यहां अपन ने पहला पॉइंट क्या लिखा था, पहला पॉइंट लिखा था अपन ने मंत्रिपरिषद का निर्माण। इसकी भी पहली शक्ति वही लिखेंगे, कंप्लीट वर्णन वो का वही करना है जो अपन ने यहां किया था। बस फर्क ये है कि इसमें अपन ने प्रधानमंत्री लिखा था, यहां अपन क्या लिखेंगे, मुख्यमंत्री। कि भाई मुख्यमंत्री पद ग्रहण करते ही मुख्यमंत्री का पहला कार्य होता है अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मुख्यमंत्री की इच्छा पे निर्भर करता है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ मंत्री बना सकता है। दूसरी शक्ति अपन ने प्रधानमंत्री में लिखी थी क्या, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा व परिवर्तन। विभागों का बंटवारा व परिवर्तन। इसमें भी आपको वो का वो वर्णन लिखना है, बस प्रधानमंत्री की जगह क्या लिख दोगे, मुख्यमंत्री। तीसरा पॉइंट अपन ने लिखा था क्या, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। वो का वो वर्णन होगा, प्रधानमंत्री की जगह क्या लिख दोगे, यहां मुख्यमंत्री। चौथा पॉइंट अपन ने लिखा था मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। वो का वो वर्णन, प्रधानमंत्री की जगह क्या लिखोगे, मुख्यमंत्री। पांचवा समझना, यहां पर ने लिखा था लोकसभा का नेता होता है, इसके 5वें पॉइंट में अपन लिखेंगे क्या, विधानसभा का नेता। वर्णन में अपन ने जहां विधानसभा लिखा, इसमें जहां अपन ने लोकसभा लिखा था, इसके वर्णन में लोकसभा की जगह क्या लिख देना, अपने को विधानसभा लिख देना है। समझ गए बात। तो इस प्रश्न के साथ कभी ऊपर आता ना मार्केट में एक के साथ एक फ्री मिलने वाला, वैसा ही प्रश्न है। ये प्रश्न याद करोगे आप, ये वाला आपको फ्री पॉकेट में याद हो रहा है। इसलिए मैंने कहा है कि 3 प्रश्न आप याद करोगे, 1 प्रश्न आपको पहले से याद है ही, और 2 प्रश्न आप और याद कर लेना। समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट ले तो ले लो, वरना आपके पास ही लिखा हुआ होगा, फिर भी ले लो, एक बार थोड़ा दिमाग में आइडिया रहे।
अब अपन चर्चा कर लेते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की, 8वां लेसन। 8वां लेसन जिसका नाम है क्या, जल संसाधन। अब पहले तो सुनना, परीक्षा में नए सिलेबस में कितने नंबर का है, कैसे इसमें से प्रश्न आने हैं। तो ये वाला लेसन है अपने कितने नंबर का, 2 नंबर का। प्रश्न भी आएंगे कितने, 2 प्रश्न आएंगे। दोनों कैसे रहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, मतलब एबे से वाले प्रश्न आएंगे अपने दोनों प्रश्न। तो ज्यादा मुश्किल लेसन नहीं है, थोड़ा सा अपने दिमाग में अपने को रखना है। फिर वहां अपने सामने ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन में अपने को पहचान करनी पड़ेगी कि इसका सही आंसर कौन सा है। समझ गए बात। तो सिंपल सा लेसन है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। दोनों प्रश्न कैसे होंगे इस लेसन के, दोनों ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। 2 ही नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, एक नंबर का 1 प्रश्न। चलो अपन शुरू करते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो इसका आंसर होगा किसने कहा था, नेहरू जी ने कहा था। अब पूरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये प्रधानमंत्री, ये अपने को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन में अपने को पहचानना पड़ेगा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर, देखो आधुनिक कह दो चाहे नवीन कह दो, यहाँ क्वेश्चन में नवीन भी लिखा हुआ आ सकता है। आधुनिक भारत का मंदिर या नवीन भारत का मंदिर किसने कहा था, नेहरू जी ने, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखो ये जो बहुउद्देशीय परियोजना होती है, ज्यादा मतलब नहीं समझाऊंगा क्योंकि मतलब अपन ने पहले खूब डिस्कशन कर लिया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन को लेकर अपन चर्चा करेंगे। ये जो बहुउद्देशीय परियोजना होती है, कुछ परियोजना तो होती है केंद्र सरकार की, कुछ परियोजनाएं होती हैं राज्य सरकारों की। अब केंद्र सरकार की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं वो देखना। केंद्र सरकार की परियोजना एक तो है कौन सी, भाखड़ा नांगल। एक केंद्र सरकार की परियोजना की बात करें अपन, दामोदर। एक अपन बात करें रिहंद। एक अपन बात करें हीराकुंड। एक अपन बात करें भाखड़ा नांगल, दामोदर, रिहंद, हीराकुंड, टिहरी। और टिहरी के अलावा आपकी किताब में दे रखा है कोसी। ये 6 परियोजनाएं हैं किस सरकार की, केंद्र सरकार की। पूरा नाम है भाखड़ा नांगल नदी गाठी परियोजना, इसका दामोदर नदी गाठी परियोजना, इसका रिहंद नदी गाठी परियोजना, इसका हीराकुंड परियोजना, इसका टिहरी परियोजना और इसका कोसी परियोजना। देखो ये सब याद करने की इसलिए आपको आवश्यकता है, आपसे यहां से प्रश्न बन सकता है निम्न में से कौन सी परियोजना केंद्र सरकार की परियोजना नहीं है, या निम्न में से कौन सी परियोजना केंद्र सरकार की है। समझ गए बात। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये 6 परियोजनाएं तो किसकी हैं, केंद्र सरकार की परियोजनाएं। समझ गए बात। कुछ परियोजनाएं हैं कौन सी सरकार की, राज्य सरकार की। तो हल्का सा दिमाग में रख लेना कि भाई केंद्र सरकार की तो ये 6 परियोजनाएं हैं, राज्य सरकार की सुनना। एक तो है चंबल राज्य सरकार की। एक अपन बात करें माही। एक अपन बात करें सरदार सरोवर। अब राज्य सरकार की है, मतलब इसमें हो सकता है कोई एक राज्य की भी हो सकता है 2-3 राज्यों की मिलाकर परियोजना हो। अब जैसे ये चंबल परियोजना है, ये अपने राजस्थान की है, राजस्थान की भी है
और इसमें राजस्थान के साथ किसकी भागीदारी भी है, मध्य प्रदेश की भी। तो ये ध्यान रखोगे, चंबल जो परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश दो राज्यों की परियोजना है। माही परियोजना जो है वो भी दो राज्यों की है, राजस्थान की और गुजरात की। सरदार सरोवर परियोजना है वो राजस्थान की है, तीन राज्यों की है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। देखो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जहां तीन ऑप्शन में होते हैं ना, वहां एबेसेड वाले प्रश्न बनना ज्यादा सरल होता है। कैसे? जैसे ये वाला प्रश्न पूछ लिया आपसे कि भाई सरदार सरोवर परियोजना में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। क्वेश्चन समझ गए? सरदार सरोवर परियोजना में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन आ गया राजस्थान, दूसरा ऑप्शन आ गया गुजरात, तीसरा ऑप्शन आ गया मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन आ गया उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य शामिल नहीं होगा? उत्तर प्रदेश शामिल नहीं होगा। तो राज्य सरकार की तीन परियोजनाएं तो ये हो गई, और अपन राज्य सरकार की चौथी परियोजनाएं जो अपनी किताबों में दे रखी है, नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर याद रखोगे कौन से राज्य की है? केवल आंध्र प्रदेश की। एक याद रखोगे अपने कौन सी? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा भी कौन से राज्य की है? आंध्र प्रदेश की। इसके साथ कर्नाटक की भी है, आंध्र प्रदेश की और कर्नाटक की। लास्ट याद रखोगे आप फरक्का। फरक्का है किसकी? पश्चिमी बंगाल की। तो ये कुछ परियोजनाएं आपको याद रखनी है। इनमें से कैसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बन सकता है। जैसे सुनना, प्रश्न पूछ ले, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन क्वेश्चन की बात करें। अब सुनना, यहां से जैसे या तो प्रश्न बनेगा निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना राज्य सरकार की परियोजना नहीं है। क्वेश्चन दोबारा सुनना, निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना राज्य सरकार की नहीं है। ऑप्शन सुनना, चंबल परियोजना, माही परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, बाखड़ा नांगल परियोजना। तो राज्य सरकार की ये तीन ऑप्शन में दिए, तो ये तो तीनों राज्य सरकार की। चौथा ऑप्शन दिया मैंने कौन सा? बाखड़ा नांगल परियोजना। समझ गए? या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी परियोजना केंद्र सरकार की नहीं है, तो कोई से तीन इनमें से ऑप्शन में आ जाएगा, एक इनमें से आ जाएगा। यहां से प्रश्न बढ़ते हैं, जैसे नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य की है? चार ऑप्शन दे देगा, सही क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तो ऐसे यहां से कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, तो आप इनको याद रखोगे। अब इसके बाद में आगे चले अपन, तो एक एक परियोजना के बारे में देखते हैं अपन। बाखड़ा नांगल परियोजना, इसमें से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? एक तो आपको ध्यान रखना है इसमें कब प्रारंभ हुई। सन याद रखोगे 1948। 1948 में प्रारंभ हुई थी। 1963 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था। कंप्लीट होने वाला अपने को बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बाखड़ा नांगल परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? 1948 में। एक आपको ध्यान रखना है, देश की सबसे बड़ी परियोजना है। यह देश की सबसे बड़ी परियोजना है। जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव एबीसीडी में प्रश्न पूछ लिया जाए, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आंसर क्या होगा? बाखड़ा नांगल परियोजना। तीसरा इसमें ध्यान रखना है, बाखड़ा बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध है।
हालांकि देखो ऊंचाई में अपन बात करें वैसे टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन अपनी पुस्तक में भाखड़ा बांध को ही बता रखा है। अपने दिमाग में अपने को भाखड़ा ही बांध याद रखना है। ये यहां से प्रश्न पूरा तो ऐसे बनेगा कि सीमेंट व कंक्रीट से निर्मित गुरुत्वीय बांधों में भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। कंक्रीट व सीमेंट से निर्मित गुरुत्वीय बांधों में भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, कौन सा, भाखड़ा नागल। तो कैसे भी प्रश्न पूछे अपने को तो ये ध्यान रखना है, बड़ा आते ही अपने को क्या करना है, भाखड़ा नागल बांध करना है। समझ गए। फिर इसमें अपने और ऑब्जेक्टिव बचता है क्या, भाखड़ा नांगल परियोजना है किस किस राज्य की, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, मतलब 3 राज्यों की है। तो यहां से प्रश्न ये बन सकता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। एक ऑप्शन दे देगा पंजाब, एक दे देगा हरियाणा, एक दे देगा राजस्थान, एक दे देगा गुजरात। तो कौन सा नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा। ये 4 प्रश्न बनते हैं कौन सी परियोजना में, भाखड़ा नांगल परियोजना में। लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चले पर। अगला है दामोदर परियोजना। पूरा नाम याद करने की आवश्यकता है नहीं, पूरा नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्यों, दामोदर के नाम से सिंपल याद रखनी है अपने को। एक तो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना जब अपने से पूछी जाए तो कौन सी होगी, दामोदर। देखो सबसे बड़ी परियोजना तो भाखड़ा नांगल परियोजना, लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कौन सी है, दामोदर परियोजना। तो एक तो ये ध्यान रखोगे आप, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। दूसरा इसमें ध्यान रखोगे किस किस राज्य की है, तो इसमें एक तो है पश्चिमी बंगाल और एक है कौन सा, झारखंड। इन 2 राज्यों की ये परियोजना है। तीसरा एक ध्यान रख लेना अलग से, इस परियोजना में तो ये 2 ही ध्यान रख लेना, दामोदर नदी के बारे में चाहे क्वेश्चन के रूप में लिख लो, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, आंसर हो जाएगा अपना कौन सा नदी, दामोदर नदी। तो ये आपको दामोदर परियोजना के बारे में याद रखना है। कंप्लीट। अब इसके बाद में अगला अपने आता है हीराकुंड बांध के बारे में कुछ याद रखना आपको। एक इसके साथ ही याद रखोगे आप, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं। तो याद रखोगे उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं, महानदी को। बंगाल का शोक तो कहते हैं दामोदर नदी को, क्योंकि भाई दामोदर नदी तो पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाती है और महानदी उड़ीसा में बाढ़ लाती है। समझ गए बात। एक याद रखोगे आप, महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, वो है कौन सा, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध के बारे में ध्यान रखोगे, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। ध्यान रखना भारत का सबसे बड़ा तो है कौन सा, बड़ा का मतलब ऐसे ऊंचा, तो बड़ा तो हो गया भाखड़ा, बड़ा भाखड़ा। लंबा लंबाई में पूछे, क्योंकि इसकी लंबाई है 4801 मीटर, मतलब 4801 मीटर लंबा है। तो लंबाई की दृष्टि से बात करें तो विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। अगला याद रखोगे, विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा होगा, वो आंसर होगा हीराकुंड बांध।
ये कुछ प्रश्न आपके दामोदर के बारे में 2 प्रश्न, फिर ये कुछ एक एक नंबर के ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ले इनका स्क्रीनशॉट। अब देखो इसके बारे में अपन बात करें। एक चंबल नदी पर आप बने बांध ध्यान रखोगे, चंबल नदी पर बने बांध। एक तो ध्यान रखोगे कौन सा, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध तो कहां है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का एक जिला आता है मंदसौर जिला, तो वहां पे पड़ता है कौन सा बांध, गांधी सागर बांध। एक इसी चंबल नदी पर है कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध। ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ जिले में, प्रॉपर जगह है रावत बाटा। तो पूरा याद कर लेना है। तो चित्तौड़गढ़ जिले के रावत बाटा में। अब समझना, हालांकि चंबल नदी पर टोटल 4 बांध हैं, गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर बांध, फिर कोटा बैराज। 2 अपने को याद बिल्कुल भी नहीं रखने, ये 2 अपने को याद रखने हैं। जैसे या तो पूछ लिया जाएगा आपको गांधी सागर बांध, क्योंकि ये 2 महत्वपूर्ण बांध है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले गांधी सागर बांध किस नदी पर है, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है, चंबल नदी पर। ये पूछ सकते हैं चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर बांध कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर बांध कौन से जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में। समझ गए बात। तो ये आपको कुछ याद रखना है। चंबल के बाद में अपन बात करें, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर। एशिया की सबसे बड़ी, ये बड़ी और लंबी का मतलब यहां एक ही मानेंगे, पर बड़ी मतलब लंबाई में पूछा जा रहा है। बड़ी, सबसे बड़ी या लंबी मानव निर्मित नहर। तो इसका आंसर होगा कौन सा, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, इसी को नाम दिया गया है क्या, राजस्थान नहर। इसकी लंबाई भी याद रखोगे, वो है 649 किलोमीटर। कितनी लंबी है, 649 किलोमीटर लंबी है। एक और ध्यान रखोगे, यह नहर हरिके बैराज, ये जगह का नाम है जो पंजाब में पड़ती है। जगह हरिके बैराज स्थान से निकाली गई है। सतलज और व्यास नदियां, 2 नदियां आपस में मिलती हैं। दोनों नदी जहां मिलती है, जैसे ये सतलज नदी आ रही है, बड़ी नदी है, एक छोटी नदी है व्यास नदी। सतलज और व्यास नदी दोनों नदियां जहां मिलती हैं, उस जगह का नाम है हरिके बैराज। यहां से नहर निकाल दी, नहर का नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है या कहां से प्रारंभ होती है, तो यह नहर हरिके बैराज स्थान से निकाली गई है, जो एशिया की सबसे बड़ी या सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है, जिसकी लंबाई है 649 किलोमीटर। तो ये आप ध्यान रखोगे इसमें। और अपन इसके बाद में बात करें, माही नदी पर बने बांध। ध्यान रखना, एक तो है महानदी, ये है माही नदी। महानदी जिस पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, वो तो उड़ीसा की है महानदी तो, और ये माही नदी है। माही नदी पर बने बांध। माही नदी पर 2 बांध अपने को याद रखने, एक का नाम है माही, ये बड़ा कर लेना इसको, माही बजाज सागर बांध। ये माही बजाज सागर बांध तो कहां है, बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा स्थान पर।
एक दूसरा बांध है कौन सा, कडाना बांध। ये कहाँ है, ये गुजरात में है। तो माही नदी के 2 बांध याद रखोगे, हालांकि 3 बांध है माही नदी पर टोटल, अपने पुस्तक में 2 ही दे रखे हैं, दोनों अपने को ध्यान रखने हैं। अगला अपन छोटे प्रश्नों में बात करें, एक याद रखोगे आप, मेजा बांध किस नदी पर व किस जिले में है। तो मेजा बांध नदी की बात करें पर कौन सी नदी होगी, कोठारी नदी। जिले की बात करें पर कौन सा जिला होगा, भीलवाड़ा। समझ गए बात। मेजा बांध कौन सी नदी पर है, कोठारी नदी पर है, किस जिले में, भीलवाड़ा जिले में। एक आप याद रखोगे, मिट्टी से निर्मित बांध। मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है, तो इसका आंसर होगा कौन सा बांध है, पांचना बांध। क्या है कि भाई पांचना नाम इसलिए पड़ा है कि 5 नदियों पे निर्मित है। भद्रावती, बेसावट, बरखेड़ा, एटा, माची, ऐसे करके 5 नदियां हैं। तो पांचना बांध किससे निर्मित है, मिट्टी से निर्मित है। ये ध्यान रख लेना है, पड़ता कहाँ है, करौली में है ये बांध, बस समझ गए। तो ये हो गया। इसके अलावा अपन कुछ और प्रश्नों की बात करें, इसका तो ले स्क्रीनशॉट। अब अपन कुछ बावड़ियों की बात कर लेते हैं। कौन सी बावड़ी कहाँ स्थित है, ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे अपनी पुस्तक में दे रखा है, एक तो तापी बावड़ी, आपसे पूछ ले तापी बावड़ी कहाँ स्थित है, क्या बताओगे, जोधपुर। एक आपसे पूछ ले भांडा रेच बावड़ी कहाँ स्थित है, दौसा में। एक आपसे पूछ ले चांद बावड़ी, चांद बावड़ी कहाँ है, आभानेरी में। हालांकि ये आभानेरी भी दौसा जिले में ही पड़ता है, लेकिन जगह अपने को ध्यान रखनी, इसमें कौन सी, आभानेरी। और अपने दे रखा है विनाता बावड़ी। विनाता बावड़ी पड़ती है कहाँ, चित्तौड़गढ़ में। तो तापी बावड़ी पूछ ले कहाँ है, जोधपुर में। भांडारेज, ये जय है सॉरी, भांडारेज बावड़ी कहाँ है, दौसा में। चांद बावड़ी कहाँ है, आभानेरी में। विनाता बावड़ी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। अब सुनना, एक बूंदी जिला पड़ता है राजस्थान का, बावड़ियां वहां काफी ज्यादा होने के कारण उसे कहते हैं सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। तो ये आप ध्यान रखोगे, क्योंकि भाई ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा अपने को कि सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहते हैं। तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहते हैं, अपना आंसर होगा बूंदी को। बूंदी को क्या कहते हैं, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। ये कुछ बावड़ियां आपको याद रखनी है। अब बावड़ी के बाद में अपन देखें तालाब, तो इनका तो स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ तालाब की अपन बात करें। ज्यादा तालाब अपने को याद नहीं रखने। एक तो याद रखना अपने को कौन सा, हेमाबास तालाब। हेमाबास तालाब पूछे तो कहाँ है, पाली में। एक पूछ ले अपने से मेजा तालाब। मेजा तालाब कहाँ है, भीलवाड़ा में। एक अपने को ध्यान रखना है सेनापति तालाब। सेनापति तालाब कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। बाकनियार, सेनापति 2 हैं।
यहाँ सरेरी और मेजा दो है भीलवाड़ा में, यहाँ बांदकिया और सेनापति दो तालाब है। ये ध्यान रखना अपने को, सेनापति चित्तौड़ में और मेजा भीलवाड़ा में। ये जरूर ध्यान रखना है गडीसर व ये सबसे महत्वपूर्ण है गज स्वरूप सागर, ये दोनों तालाब कहाँ हैं? जैसलमेर में। तो ये चार अपने को तालाब ध्यान रखना है। गडीसर और गज स्वरूप दोनों तालाब कहाँ पड़ते हैं? जैसलमेर में। तो ये तालाबों की बात हो गई, क्योंकि भाई ये ऑब्जेक्टिव में पता नहीं, ये इतने प्रश्न अपने को इसलिए लेने पड़े हैं, ऑब्जेक्टिव में कोई सा भी उठा के पूछ सकता हो सकता है ये पूछ ले सेनापति तालाब राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? ये चारों ऑप्शन में आ जाए तो आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़। अब कुछ झील हैं, जैसे एक तो आपको ध्यान रखनी है आना सागर झील। आना सागर झील कहाँ पड़ती है? अजमेर में। इसके अलावा और अपन बात करें, एक अपने को ध्यान रखनी है पिचोला झील और एक है फतेह सागर झील। ये दोनों कहां पड़ती हैं? उदयपुर में। पिचोला झील और फतेह सागर झील दोनों की दोनों कहां पड़ती हैं? उदयपुर में पड़ती हैं। और अपने जिले दे रखे हैं ताल छापर। ताल छापर कहां पड़ती है? चूरू में। एक अपने दे रखी है नवलखा झील। नवलखा झील कहां है? बूंदी में। एक अपने दे रखी है नौचौकी झील। नौचौकी झील कहां पड़ती है? राजसमंद में। तो ये झीलें आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये झील हो गए, तालाब हो गए, इसी पे अपन देख लेते हैं खड़ीन। देखो राजस्थान में परंपरागत रूप से मतलब काफी प्राचीन समय में वर्षा का जल इकट्ठा करने के लिए कुछ पद्धतियां हैं, जैसे तालाब है, बावड़ी है, झील है, खड़ीन है। ये सब वर्षा का जल इकट्ठा करने के लिए बनाई गई है। तो खड़ीन भी क्या है? ये वर्षा जल संरक्षण करने का एक तरीका है। अब इसमें अपने को ध्यान रखना है कि खड़ीन जो है वो कहाँ चलती है ज्यादा? जैसलमेर में। और जैसलमेर में किनके द्वारा इस खड़ीन के निर्माण की शुरुआत की गई थी? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। खड़ीन में बस सिंपल एक तो जिला याद रखोगे, कौन सा? जैसलमेर। और खड़ीन का प्रारंभ किसने किया था? पालीवाल ब्राह्मणों ने। बस ये दो चीजें आप खड़ीन के बारे में ध्यान रखोगे। और इसी के साथ अपना जो लेसन था 8वां वो होता है क्या? कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात कर लेंगे इससे नेक्स्ट लेसन की। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले और अपना जो आज का लेसन था वो भी अपना होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में अपनी मुलाकात हो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।